बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं मंडी बहाउद्दीन के मशहूर व मारूफ कंसल्टेंट डॉक्टर मुजाहिद मुग़ल, एक्स डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं। इनसे बात करते हैं कि आजकल जो एक ट्रेंडिंग इशू चल रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का, उस हवाले से बात करेंगे। सर, कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे। आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको हम खुशामदीद कहेंगे अपने इस स्टूडियो में, तो अपने आपने कीमती टाइम दिया हमें। तो सर, आप बताएं कि आजकल जो एक ट्रेंडिंग इशू चल रहा है कि यहाँ पर सुनने को ये मिल रहा है कि ये रेफ़र सेंटर है DHQ, तो ये क्या सीन है बेसिकली? बिल्कुल जी, DHQ के बारे में आजकल बहुत सारी रिपोर्ट्स जा रही हैं कि DHQ मंडी बहाउद्दीन जो है वो हर पेशेंट को रेफ़र कर देता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ, थोड़ा तफसील से बात करते हैं कि पेशेंट रेफ़र कब किया जाता है। सबसे पहले इस बात का समझना ज़रूरी है कि जब पेशेंट की ज़िंदगी को ख़तरा हो, पेशेंट की बीमारी से रिलेटेड जब आपके पास सारी सहूलतें मौजूद ना हो, तो पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। तो पाकिस्तान का जो हेल्थ का सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सेटअप में, उसमें सबसे पहले जो हेल्थ का जो सिस्टम ये ले डाउन हुआ था, उसमें पहले BHUs कहलाते हैं, जो कई इलाकों में जो हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, BHUs। फिर इनके बाद जो है वो इसके बाद जो आते हैं वो आपके पास THQs आ जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। और फिर इन सब से जो है वो बड़े अस्पताल, जिन्हें हम टर्शरी केयर सेंटर कहते हैं, जो कि ये सिस्टम पाकिस्तान में राइज है। तो BHUs का जो रोल है वो बेसिक डिजीज़ के मतलब है। पेशेंट जो हैं वो एक मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में, जो उसकी डोमेन में मेडिसिन आती हैं और विदाउट लैब्स वो जो है वो वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में BHUs कहलाते हैं, गांव के हॉस्पिटल। फिर जब हस्पताल पेशेंट को डिज़ीज़ का पैटर्न बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। तो फिर वो तहसील लेवल हॉस्पिटल में या THQs में जाता है। अगर वहाँ पे भी उसकी स्पेशलिटीज़ मौजूद ना हो, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाता है। पाकिस्तान के सारे जो ज़िले हैं, पंजाब के जितने ज़िला हैं, उनमें DHQs का एक लेवल मुकर्रर कर दिया हुआ है कि इस लेवल पे मरीज़ को ट्रीट करेंगे और इसके बाद जो है वो आपको टर्शरी केयर सेंटर में रेफ़र कर देना। हर DHQ की जो सहूलत है वो भी डिफरेंट है। कुछ DHQs हैं जो कि जैसे कि मंडी बहाउद्दीन के साथ झेलम है, गुजरात है, सरगोदा है। इन हॉस्पिटल में DHQs के साथ चूँकि टीचिंग फैसिलिटी ऐड हो गई है, तो यहाँ पे स्पेशलिटीज़ बढ़ गई हैं। जबकि मंडी बहाउद्दीन जो है वो 95 के बाद जब से ज़िला बना है, आल्दो इसकी फैसिलिटीज़ बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी भी सब ऑप्टिमल है। अभी भी इतनी लेवल अचीव नहीं हुआ कि हम सारी स्पेशलिटीज़ को यहाँ पे ऑन कर सकें। तो जो डॉक्टर्स और अमला है वो भी उसी के मुताबिक असाइन है, जितना जो यहाँ पे आबादी के लिहाज से बेड्स अवेलेबल हैं, बेड्स के लिहाज से जो है वो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जो सहूलतें हैं वो DHQ की हमारे हमसाए शहरों की निस्बत कम है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी लोगों ने जो है पूछा कि आपका जो पेशेंट है उसके फायर आर्म इंजरी हुई, उसे गोली लगी, तो उसको रेफ़र क्यों किया। तो आप ये देखें कि जहाँ पे मंडी बहाउद्दीन में DHQs में जो सहूलतें मौजूद हैं उनमें मेडिसन के लोग डॉक्टर मौजूद हैं, इसके अलावा सर्जन मौजूद हैं। लेकिन जब ये चेस्ट इंजरी हो जाए, जिसे हम फायर आर्म इंजरी, जो कि सीने में गोली लगी है जिसमें चेस्ट ट्यूब डालनी है, या इसके अलावा थोरेसिक सर्जरी होनी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अगर आप पहले पेशेंट का मैनेज करते हैं, फर्स्ट पहली इमदाद देते हैं, उसके हीमोस्टेसिस मेंटेन करते हैं, उसका BP मेंटेन करते हैं, तो फिर आपको स्पेशलिटी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अगर वो स्पेशलिटी नहीं है तो ये MLC केस उल्टा आप डॉक्टर्स को इन्वॉल्व भी कर देता है कि आपने ये केस, अगर आपकी स्पेशलिटी नहीं है तो आपने ये हैंडल किस तरह किया। तो इसके लिए प्रॉपर एक रेफरल सिस्टम है कि जहाँ पे थोरेसिक सर्जन अवेलेबल होगा, आपको वहाँ पे ये पेशेंट रेफ़र करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि अभी
रिसेंटली हमने सोशल मीडिया पे मीम्स देखी कि डीएचक्यू के सामने रोबोट एक खड़ा है, वो बता रहा है कि ये एम्बुलेंस खड़ी हैं, ये इसको डायरेक्ट आप जो है वो गुजरात रेफ़र कर दें या लाहौर आप ले जाएं। तो क्या हमारे मुकामी MNA MPs इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट को ये तमाम सहूलियात दी जाएँ, यहाँ पर टीचिंग कॉलेज बनाया जाए ताकि उस टीचिंग कॉलेज की वजह से जो मज़ीद सहूलियात जो हैं वो हमारे DHQ को मिल जाएँ? जी, देखिए, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दोनों तरह के पेशेंट्स मिलेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे इन्फेक्शंस हैं, और नॉन कम्युनिकेबल्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, दिल के मर्ज़ हैं, फालज हैं। हर अस्पताल में कुछ शोबे ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ शोबे कम होते हैं। जब पेशेंट, कोई भी पेशेंट आता है, उसकी अलामत के मुताबिक उसकी बीमारी की तशख़ीस करना होता है। तो जो सबसे पहले इनकाउंटर होता है पेशेंट का, वो इमरजेंसी में वो मेडिकल ऑफिसर के साथ होता है। अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, अस्पताल की एमरजेंसी में कितनी मेडिसन मौजूद हैं, अस्पताल की एमरजेंसी कितनी इक्विप्ड है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। एक पेशेंट जिसको सीने में दर्द है, अब सीने में दर्द है और वो उसे अचानक हुई है, अपने दफ्तर में काम कर रहा था, अचानक सीने में दर्द हुई है, उसने 1112 को कॉल की एमरजेंसी में। वो पेशेंट जैसी भी अपनी सकत रखता था, प्राइवेट इलाज करा सकता था गवर्नमेंट, उसे एमरजेंसी में ही लाया गया DHQ। अब DHQ में एक डॉक्टर की ड्यूटी असाइन है, उसने मेडिसिन के पेशेंट भी देखने हैं, सर्जरी के पेशेंट भी देखने हैं, उसने इसी में स्क्रूटनी करनी है। लेकिन हमारे मंडी बहाउद्दीन का अलमिया ये है कि यहाँ पे उन मेडिकल ऑफिसर्स को बैकअप नहीं मिलता। अगर वो एमरजेंसी में पेशेंट को डील करते हैं, लाइक एक पेशेंट जिसको सीने में दर्द है और जब डॉक्टर ने असेस किया है तो वो सीने की दर्द जो है वो दिल के अटैक की वजह से। अब दिल के अटैक की जो एमरजेंसी है वो आपको भी अंदाज़ा होगा कि ये कुछ एक टाइम है, टाइम इज़ मनी। इसमें अगर वक्त पे इलाज ना किया तो दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो जो वक्त पे इलाज करना है उसके भी पैटर्न है। किसी पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ जाती है और किसी पेशेंट को एक ख़ास इंजेक्शन जिसे हम जो है वो TPA बोलते हैं, या जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो पहले जो टीका लगता है, और इसके लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर और कार्डियोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्सेज जिनकी रेशो पेशेंट के मुताबिक हो। जब मेडिसन अवेलेबल ना हो, जब स्पेशलिटी अवेलेबल ना हो, जब ट्रेंड नर्सेज अवेलेबल ना हो, तो वो डॉक्टर मौजूद है वो कैसे उस पेशेंट को मैनेज करेगा, और वो पेशेंट उसके लिए एक लाइबिलिटी भी बनेगा। और इसके अलावा बाद में चूँकि ये गवर्नमेंट अस्पताल में, इसमें आपके पेशेंट पे दोबारा लवाकिन की तरफ से एक प्रेशर भी होता है कि आपने वक्त पे रेफ़र नहीं किया और हमारे पेशेंट की जान को ख़तरे में डाला है, तो वो उस डॉक्टर पे एक प्रेशर भी होता है जो उसने मैनेज करना है। थर्ड वन, आपने सवाल पूछा है कि क्या इस सिलसिले में हमारे मुकामी MNA या MPA क्या मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना रोल उन लोगों का है वो उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। जब तक ये लोग डॉक्टर्स की सीटों को अवेलेबिलिटी जो है डॉक्टर्स की बेहतर नहीं करेंगे, 24 आवर सर्विसेज के लिए मेडिकल ऑफिसर का रोटा तो मौजूद है लेकिन कंसल्टेंट का रोटा मौजूद नहीं है। वो कंसल्टेंट जो है वो मॉर्निंग, चूँकि एक सीट पे एक डॉक्टर मौजूद होता है, उनकी रोटेशन मौजूद नहीं है। एक कार्डियोलॉजिस्ट अगर मंडी बहाउद्दीन में आ भी जाता है तो उसको सुबह मॉर्निंग OPD करनी पड़ती है। वो 7 दिन 6 दिन लगातार OPD करेंगे, एक दिन ऑफ करेंगे, लेकिन उनकी इवनिंग ड्यूटी नहीं होगी, उनकी वो 24 घंटे के लिए ख़ास जो है वो पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जहाँ पे मंडी बहाउद्दीन का DHQ है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम इसको एक्सपेंड कर सकें। DHQ के हॉस्पिटल में हमें छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने चाहिए। जैसे पिछले दिनों में एक हाइट थी कि ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर विद ऑल लोगों, विद ऑल फैसिलिटीज़। उसमें ये नहीं होगा कि ट्रॉमा सेंटर बाय नेम होगा, उसमें ट्रॉमा सेंटर की सारी चीज़ें मौजूद हों। आपके पास पोर्टेबल एक्सरे हो, आपके पास चूँकि CT स्कैन मौजूद है वो भी हो सकता है, आपके पास कंसल्टेंट नर्सेज और स्टाफ जो हैं वो मुकम्मल मौजूद हो,
और इसके तरह इसी तरीके से ट्रॉमा सेंटर, इसी तरीके से बर्न सेंटर, इसी तरीके से सीसीयू, इसी तरीके से आईसीयू, इसी तरीके से जो है मेडिकल कंसल्टेंट का रोटेशन ऐसी हो जो कि उस अस्पताल के पेशेंट को लिंक करे कि जो भी पेशेंट इमरजेंसी के बाद फॉलोअप पे हॉस्पिटल वार्ड में आता है तो उसको 24 घंटे इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में जैसे हालात हैं कि आए रोज़ यहाँ पर जो है वो इतनी दुश्मनियाँ हैं लोगों की, तो फायर लग जाते हैं, ठीक है, वो मेजर एक प्रॉब्लम है हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की। तो क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन, उनको नहीं चाहिए कि वो एक प्रपोज़ल भेजें कि हमें ये सहूलियात जो है वो फ़राहम की जाए कि हमें, चूँकि ये ऐसा एक केस होता है कि इसको आप फर्स्ट एड जो है वो फ़ौरन जो है वो करना होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, फर्स्ट एड हर सेकंड जो है वो इंसान उसकी पेशेंट की ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब हम पेशेंट रेफ़र करते हैं तो वाकई इसमें डिले हो जाता है ट्रीटमेंट में, तो उसकी वजह से वो शॉक जो है वो इरिवर्सिबल शॉक में चला जाता है और मरीज़ अच्छे सेंटर में पहुंचने के बावजूद भी उसकी जान को बचाया नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है कि मंडी बहाउद्दीन में जहाँ पे एक्सीडेंट्स और फायर आर्म इंजरीज़ हैं उनमें ट्रॉमा सेंटर होगा तो ये डोर स्टेप पे हम पेशेंट को मैनेज कर सकेंगे। जब इसका वजूद ही नहीं है, अस्पताल का अमला मौजूद नहीं है, अस्पताल का अमला इक्विप्ड नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इनको मैनेज किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है और मैं तमाम जो है मेरे जो लोग ये मंडी बहाउद्दीन के सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी है कि ये जो मीम्स हैं उससे आगे निकल के हम अपनी डिमांड फारवर्ड करें, हम अपनी डिमांड फारवर्ड करें कि ये 22 लाख प्लस की आबादी है और यहाँ पे अच्छे सेंटर, मेडिकल सेंटर जो भी पेशेंट है मंडी बहाउद्दीन में, चाहे वो किसी प्राइवेट दफ्तर में काम कर रहा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो ऑफिसर है, जब उसे रियल टाइम इमरजेंसी पड़ेगी तो उसको DHQ में जाना पड़ना है। और जब हम DHQ को इक्विप नहीं करेंगे तो बिलीव यू मी, हमने बहुत सारे ऐसी जानें देखी हैं, ऐसे वाक़यात देखे हैं जिनको अगर वक्त पे मैनेज किया जा सकता था, बचाया जा सकता, उनको बचा नहीं सके क्योंकि सिस्टम ऐसा नहीं है। सिस्टम में हम जो है वो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पे मुकम्मल तरीके से फ़ाल काम नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, DHQ की एमरजेंसी सर्विसेज को मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, DHQ की एमरजेंसी में आप देखेंगे, अगर आपका हालिया अगर विज़िट भी हुआ है तो DHQ में बहुत सारी चीज़ें, मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती और फिर कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ में शामिल है कि मेडिसिन बाहर से नहीं मंगवानी। फिर कुछ पॉलिसी में है कि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो जो है वो मेयार पे पूरी नहीं उतरती। और मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि एक आपके घर में या आपके हमसाये में किसी को चोट लग गई है, सर की चोट लग गई है, तो सर की चोट लगने के बाद जो उसका पहला टेस्ट है CT स्कैन, पहले तो ये अवेलेबल नहीं था, अब ये अवेलेबल है। CT स्कैन अवेलेबल होने के बाद उसकी असेसमेंट में न्यूरो सर्जन की इन्वॉल्वमेंट शामिल है। वो मंडी बहाउद्दीन में सहूलत जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर उसको स्टिच लगना है तो वो स्टिच कौन सी क्वालिटी का है, अगर उसको फेस की इंजरी है कौन सा लगना है, और अगर उसको आर्म पे इंजरी है कौन सा स्टिच लगना है, वो हर मरीज़ के लिए एक ही तरह का है। हम इसे कहते हैं कि वो सिल्क है, वो लगा देते हैं, उससे और उल्टा नुकसान होता है। तो जो सिल्क है या जो स्टिचिंग है वो जो है वो डिस्पोजेबल है, हर मरीज़ के लिए अलहदा यूज़ होनी चाहिए। जो DHQ में ये सहूलत भी कम है। फिर दूसरे नंबर पे जो उसमें हमारे औज़ार हैं, वो औज़ार भी हेपेटाइटिस B, C करने का बायस बन सकते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ सेट इस्तेमाल होते हैं। एक दौर था हमने जब ये TA अपने मंडी बहाउद्दीन वाले सिटी हॉस्पिटल में इमरजेंसी की थी तो हमने 5-5 सेट जो है वो बना के दिए थे कि 2 सेट यूज़ हो रहे हो तो 2 जो है वो पीछे जो है इनको जो उनकी बैकअप में वो अच्छे तरीके से जो है वो उनको स्टेरिलाइज़ किया जाए। स्टेरिलाइजेशन से इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये स्टेरिलाइजेशन, ये आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सूचर, ये सर्जिकल एमरजेंसी में इम्पोर्टेंट है। फिर आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे अमला भी थोड़ा है, स्टाफ नर्सिस, और दूसरे नंबर पे जो गार्ड हैं वो कम है।
जब एक बंदे को ट्रॉमा होगा या कोई बीमारी होगी तो उसके ख़ानदान के 20 लोग होंगे, वो 20 मशहूरों के साथ होंगे, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो बाकी सारे लोगों को इग्नोर करके वो चाहते हैं कि इस पेशेंट पे ही तवज्जो दें। तो एक हॉस्पिटल का एक ट्राइएज सिस्टम होता है कि किस पेशेंट को पहले डील करना है, किसको करना है। वो तभी मुमकिन है कि जब अस्पताल में एमरजेंसी में स्टाफ मौजूद हो, एमरजेंसी के गार्ड मौजूद हों, जो कि ये असाइन कर सकें कि कौन से पेशेंट को जो है वो किस बेड पे रखना है, और उसके बाद डॉक्टर जो है वो उसके मुताबिक मुकम्मल इलाज करें। मैं अभी इसी सवाल की तरफ आ रहा था कि अक्सर हम एमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे कभी कभार स्टाफ नहीं मिलती, कभी कभार वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलते, और इवन दो के जो गार्ड्स होते हैं वो पर्चियाँ काट रहे होते हैं। तो ये कुछ कैसा सिनेरियो है, ये क्या सीन होता है यहाँ पे? जी, अगर आपके पास ऐसी रिपोर्ट है तो ये काम वाला को ज़रूर बताएं कि रोस्टर में जो ड्यूटी डॉक्टर मौजूद है उसे ड्यूटी अपनी ओबे करनी चाहिए, स्टाफ की ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। हम तकरीबन इस सिस्टम में रहे हैं 2007 से लेके 2013 तक लाहौर में रहे हैं। तो हम पहले जूनियर डॉक्टर के तौर पे रहे, फिर सीनियर्स के रहे, फिर जो लास्ट ईयर से तब हम एमरजेंसी इंचार्ज थे। तो एमरजेंसी जो है उसमें हमारे पास 1200 प्लस लोग मेडिसिन की एमरजेंसी में लोग आते थे। ओवर द पीरियड ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे में 1200 लोगों की एमरजेंसी थी। 1200 लोगों की एमरजेंसी के लिए मुख्तलिफ नर्सेज, मेडिसन और डॉक्टर मौजूद होते थे, और हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कोई डॉक्टर आपको बताए बगैर छुट्टी कर सके, कोई आपके अपने बेड्स के मुताबिक। हाँ, रश ज़्यादा होता था, किसी को खड़े होकर देखना पड़ता था, किसी मरीज़ को स्ट्रेचर पे, किसी को व्हील चेयर पे, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल होते थे। अगर आपको ये शिकायत है कि DHQ में नर्सिस मौजूद नहीं हैं ड्यूटी पे और डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो इसकी दो चीज़ें हैं, या तो उनकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट कम है, लोग रोटे में कम है, या फिर जो है अगर वो ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे तो ये हकामे वाला को ज़रूर बताना चाहिए कि ये श्योर करें कि जो एमरजेंसी इंचार्ज लोग मौजूद होंगे वो अपने रोस्टर में अपने जूनियर डॉक्टर्स को और जो सिस्टम है उसको प्रॉपर चलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे आप ये बताएं कि आप DHQ, मंडी बहाउद्दीन और सिटी हॉस्पिटल, इसके अलावा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है हमारा, इन तीनों हॉस्पिटल्स में क्या कमी महसूस करते हैं कि किस चीज़ की कमी है, कौन सी सहूलियात यहाँ पर होनी चाहिए बीइंग अ डॉक्टर? अच्छा, इसमें भी दो तरह की चीज़ें हैं। मेरा तजर्बा है कि सबसे पहले तो हमारे पे बर्डन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा है। 22 लाख की आबादी है, ये थोड़ा नंबर नहीं है, बहुत ज़्यादा। फिर BHUs जो है वो अफेक्टिव नहीं है। अगर गांव के मरीज़ गांव में ट्रीट हो जाएं, उनका रेफरल कम होगा, शुरू से बीमारी तशखीस हो जाएगी, शुरू से इलाज हो जाएगा, तो वो एमरजेंसी हाइप नहीं होगी। फिर जब इसी तरीके से जो चिल्ड्रन अस्पताल है, इसमें ना सिर्फ मंडी बहाउद्दीन सिटी के पेशेंट आ रहे हैं, बल्कि मलकवाल के, फालिया के, इसके अलावा ये चकवाल वाली साइड से जो है ये सारे पेशेंट जो हैं यहाँ पे रेफ़र होते हैं। तो ये चिल्ड्रन अस्पताल इस पूरे एरिया में। अब चिल्ड्रन अस्पताल को ही देखें तो वहाँ पे अब कंसल्टेंट बहुत सारे हैं, लेकिन चिल्ड्रन अस्पताल में अलहदा से एमरजेंसी सहूलत मौजूद नहीं है। अगर एक बच्चा चाय के बर्न के साथ आ जाए या कोई चीज़ फॉरेन पार्टिकल इनहेल कर दे, तो आप समझें कि वो वहाँ पे उसको बहुत सारी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पीड सर्जन मौजूद नहीं है। वो वहाँ पे आपको वो भेज देंगे DHQ में, DHQ वाले कह देंगे कि ये बच्चा है, इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो जब एमरजेंसी, अब वहाँ पे फिजिशियन डॉक्टर मौजूद हैं, एमरजेंसी के सर्जन डॉक्टर मौजूद हैं, तो पीडियाट्रिक सर्जन की अपॉइंटमेंट हो, पीडियाट्रिक सर्जन का डिपार्टमेंट हो, जो कि पिछली गवर्नमेंट में एक वादा भी किया था कि इस चिल्ड्रन अस्पताल को इक्विप्ड करेंगे जहाँ पे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बनेगा। इसी तरीके से पीड्स ICU, पीड्स जो है, इसके अलावा नर्सरी मौजूद है, लेकिन उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, स्टाफ बहुत कम है। आप जाके देखेंगे तो 20 बेड मौजूद हैं वार्ड में, लेकिन जब आप मरीज़ देखेंगे वो 20 बेड पे 80 पेशेंट होंगे। हमने पिछले, हमारा तजर्बा था कि हमने वहाँ पे रमज़ान में या कहीं पे जब हम वहाँ पे सहरी के लिए या कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते थे तो बेड 20 होते थे, पेशेंट जो हैं वो 80 होते थे, क्योंकि एक बेड पे 4 पेशेंट होना तो ये मुमकिन नहीं है डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ के लिए। ऐसा नहीं होती है जो पर बेड एक नर्स या उन्होंने डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना होता है।
लेकिन जो असूल है पेशेंट के लोड का उसके मुताबिक नहीं देख रहे। बेड्स के मुताबिक स्टाफ मौजूद है लेकिन पेशेंट लोड के मुताबिक स्टाफ मौजूद नहीं है। इसी तरीके से DHQ है, उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, सर्जन मौजूद हैं, लेकिन सब स्पेशलिटीज़ नहीं हैं। लाइक थोरेसिक सर्जन नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इसी तरीके से आप चेस्ट फिजिशियन अच्छा अवेलेबल नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट आए हैं मौजूद नहीं है, पैथोलॉजी लैब अच्छी नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं मिलती। इसके अलावा सोनोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, फिर एक्सरे की रिपोर्ट, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। और एक और तजर्बा मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं चूँकि प्राइवेट भी अब कर रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट में था, तो मेरा तजर्बा ये कि जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था तो आप अकेले एज अ डॉक्टर काम कर रहे होते हैं, बाकी हॉस्पिटल और हस्पताल का अमला और सारा सिस्टम आपके मुखालफ काम कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि मेरा पेशेंट एक आया चेस्ट पेन के साथ और मैंने उसे OPD में मेरे पास आ गया, इमरजेंसी में नहीं आया, OPD में आया, तो मैंने बहुत ज़्यादा रश में कह दिया कि इसकी ECG करें। तो वो स्टाफ जो है वो OPD करवा रहा है, वो एक मौजूद है, वो अगला OPD पेशेंट भेज देगा, ये पेशेंट बाहर जाएगा, इसे कोई गाइड ही नहीं करेगा, बाहर जाएगा, दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, ये पूरा दिन गुजार देगा, वो ECG दिखा ही नहीं पाएगा। वो अगले दिन आएगा, उस ECG में फ़र्क होगा कि इसको तो उस टाइम अटैक था, फ़ौरन दवाई की ज़रूरत थी, तो वो आपके पास पहुंचते ही नहीं है। फिर आपने किसी को लैब्स लिख दी, यार ये पेशेंट की जॉन्डिस है, इसको फ़ौरन असेस करना है, लैब्स हैं, वो लैब्स 2 दिन तक आएंगी नहीं, तो पेशेंट असेस हो ही नहीं सकता। फिर सारा सिस्टम आपके मुखालिफ इस तरह है कि आप एक स्टाफ आपके साथ मौजूद है, तो उसको पे भी लोड होता है कि गांव के लोग आए हैं, पहले उसने कुछ मरीज़ मुझे दिखाने हैं, कुछ मरीज़ उसने दूसरे कंसल्टेंट को दिखाने हैं, कुछ मरीज़ उसने सर्जन को वो अपनी ड्यूटी पे नहीं मौजूद होगा। तो DHQ का अमला वो अपनी ड्यूटी छोड़ के अपने मरीज़ों की ड्यूटी पे वो बर्डन रहता है, क्योंकि सारे फैमिली के रिलेटिव जो है उस पर प्रेशर डालते हैं। तो जब हम प्राइवेट काम करते हैं तो एक डॉक्टर के साथ 20 लोग होते हैं, तो नर्सिंग स्टाफ अलहदा से हैं जो आपकी बात को फ़ौरन करेंगे, आपकी जो है इमरजेंसी की सर्विसेज मौजूद होंगी, आपका लैब लेबॉर्ट्री, आपका एक्सरे सेम वक्त पे आपको असेसमेंट हो जाएगी। आपने उस पेशेंट पे जोर डाला है, मुझे फ़ौरन चेक कराना है, तो आप अपना OPD स्टाफ करके उस पेशेंट को देख के मुकम्मल उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो DHQ के मसाइल हैं उनमें ये भी शामिल हैं। कंसल्टेंट जो हैं अभी भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट वहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप उनसे सर्जरी का टाइम लेने जाएं तो ऑलरेडी 3 माह की लिस्ट है। आप आर्थोपेडिक सर्जन है, उस पर बर्डन ही इतना है, वो 3 माह का टाइम देंगे। आप एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्जरी का, हर्निया का ऑपरेशन का, तो वो हर्निया की लिस्ट ही 3 माह की है। तो वो आप फिर लोग जो है वो सिस्टम से भी नाला है, और चूँकि ये एक कंटिन्यू एफर्ट है, और आपको इस एफर्ट में ऐसे स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सिस को ऐड करना है जो इन कंसल्टेंट को इनकी मदद कर सकें, और कंसल्टेंट को भी रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको जहाँ पे एक वार्ड में एक कंसल्टेंट है वहाँ पे आपको 2 करने चाहिए ताकि उनका बर्डन कम हो। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं जिनकी ज़रूरत है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मुमकिन है कि इनको बेहतर बनाया जा सके? अच्छा जी, ये भी एक अच्छा सवाल है। आप देखें कि मंडी बहाउद्दीन जैसे शहर डेवलप हुआ है, ऐसी मेडिकल सर्विसेज डेवलप हुई हैं। मेरी अपॉइंटमेंट 2014 की थी, 2014 से 15 तक, तब हम मेडिकल स्पेशलिस्ट एक सीट थी और टोटल सर्जन एक था। अब आप देखेंगे मंडी बहाउद्दीन में DHQ में जो है वो 3 से 4 कंसल्टेंट की अपॉइंटमेंट है मेडिसिन में, और इसी तरीके से सर्जन जो है वो 5 सर्जन की अपॉइंटमेंट है। पहले एक एनेस्थेटिस्ट था, 3-4 हैं, आर्थोपेडिक नहीं था वो हुआ, CT स्कैन नहीं था वो अवेलेबल है, वार्ड बहुत एक्सपेंड कर गया, OPD उनकी बहुत बढ़ गई है, 2000 पेशेंट डेली आ रहे हैं। तो सर्विसेज तो इम्प्रूव हो रही हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन चूँकि आबादी बढ़ रही है, आबादी के तनासब से ये सहूलतें हमें कम लगती हैं। तो हमें जो है वो THQs को, BHUs को, और इसके अलावा जो है टर्शियरी केयर और जो है वो DHQ को इसे और एम्पावर करना चाहिए। और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि DHQs को अटैच कर देते थे किसी टर्शियरी केयर सेंटर के साथ, जैसे कि शादरा में एक DHQ है उसको उन्होंने अटैच कर दिया
गंगाराम के साथ। तो गंगाराम के कंसल्टेंट ट्रेनिंग डॉक्टर जो हैं वो रोटेशन पे उस अस्पताल में आते थे। जब यहाँ पे नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो हम अगर किसी गुजरात से या झेलम से या हमारा इल्हाक हो जाता है सरगोदा से, तो उनके डॉक्टर्स की रोटेशन भी यहाँ पे करके ये सर्विसेज इम्प्रूव की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। तो आज हम इसी बात पे बात कर रहे थे कि जो ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा है, वैसे तो एक ऐसा टॉपिक है कि हम अपनी पब्लिक को भी एजुकेट करना चाहें तो लंबा टाइम हमें दरकार होगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। लास्टली मैं आपसे एक आखिरी सवाल है, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप कुछ सजेशन देंगे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को या हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट है उनको कुछ सजेशन देंगे ताकि उनको आसानी हो जाए इस चीज़ों को मैनेज करने में? देखिए, मेरी सजेशन गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मेरी सजेशन है यहाँ के मकामी MPs के साथ आप लोगों के लिए कि जब तक हम अपनी सहूलतें जो हैं वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे नहीं करेंगे, तो हमें सहूलतें नहीं मिलेंगी। तो पिछले दिनों में ये फायर आर्म की इंजरी के बाद एक बड़ा हाइप हुआ कि मंडी बहाउद्दीन से सारे केस रेफ़र हो रहे हैं। तो मैंने मकामी रहनुमाओं के भी बयान सुने कि वो ICU बना देंगे और ये कर देंगे। देखें, हमें ये जो वक्त है आज, अगर हम किसी पेशेंट को रेफ़र होता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये हमें हॉन्ट करना चाहिए, हमें ये तंग करते रहना चाहिए, होना चाहिए कि ये हमने उस पेशेंट की जान नहीं बचाई। तो हमें ये जो काम है अपॉइंटमेंट, नए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट, सब स्पेशलिटी की अपॉइंटमेंट, DHQ का किसी दूसरे अदारे के साथ इल्हाक और मुख्तलिफ सर्विसेज बेहतर है, इसको बहुत बेहतर करना चाहिए। आज से 3 साल पहले भी कुछ डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट सिटी हॉस्पिटल से कैंसिल हुई थी, यानी कि सीट्स वापस भेज दी इन्होंने। तो जो रिमेनिंग सीट्स हैं, जो यहाँ पे लोगों की सीट जो है वो अवेलेबल है, उन सब को फुलफ़िल करना चाहिए, नए डॉक्टर्स को भी अपॉइंटमेंट करें और जो पहले से डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुजाहिद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी डिस्कशन आपने सुनी। एक्स डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं और इस वक्त अलगनी हॉस्पिटल को ये ऑन कर रहे हैं, वहाँ पर चला रहे हैं। तो इनकी डिस्कशन जो है वो आपने सुनी। ये काम जो है वो बाला तक भी आप लाजमी पहुँचाएँ और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाजमी शेयर करें और बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया।